नमस्कार, मैं हूं रुबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हुंकार में। यूपी में लव जिहाद कानून को लागू होने में 1 महीने से थोड़ा ज्यादा हुआ है। कानून लागू होने के करीब 1 महीने बाद यानी 30 दिसंबर को देश भर के लगभग 104 लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, एक्स सरकारी कर्मचारियों ने एक लेटर लिखा। कानून के खिलाफ ये लेटर था। उस चिट्ठी में आरोप लगाए गए कि उस कानून की वजह से यूपी नफरत और बंटवारे की राजनीति का सेंटर बना हुआ है, केंद्र बना हुआ है। चिट्ठी में बकायदा मुरादाबाद की घटना का उदाहरण दिया गया। अब इस कानून के समर्थन में एक और चिट्ठी आई है और ये चिट्ठी लिखी है कुछ 224 पूर्व नौकरशाहों, सेना के रिटायर्ड अधिकारियों और बुद्धिजीवियों ने। और चिट्ठी लिखकर योगी सरकार की उन्होंने बकायदा तारीफ की है और उन्होंने ये कहा है कि कानून जरूरी है। मेरठ और सोनभद्र की घटनाओं का उन्होंने भी हवाला दिया। कानून के खिलाफ चिट्ठी लिखने वालों के ऊपर उन्होंने निशाना साधा और सीधे तौर पर यह कहा है कि हर बार ये वो लोग हैं जो किसी भी मुंह पर सरकार के इसी तरीके से विरोध जताते हुए नजर आते हैं। वैसे चिट्ठी लिखने का रिवाज पिछले 6 साल से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, आप भी जानते हैं। बात बात पर चिट्ठी लिखी जाती है और असहिष्णुता उसका मुद्दा उठाया जाता है। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से चिट्ठी के जवाब में चिट्ठी भी आने लगी है। तो आज क्या है 104 वर्सेस 224। आज हुंकार में बात होगी किसकी चिट्ठी सच्ची और किसकी चिट्ठी एजेंडा का काला चिट्ठा। लेकिन पहले आप इस पूरी खबर को जान लीजिए। अगर वह जबरन वहां बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, फिर ऐसा न हो कि माफिया और अपराधियों की तरह उनका भी राम नाम सत्य की यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाए। लव जिहाद कानून पर चिट्ठी के जवाब में चिट्ठी आई है। 104 हस्तियों की चिट्ठी के जवाब में 224 लोगों ने चिट्ठी लिखी। यूपी के धर्मांतरण कानून को लेकर विरोध की आवाज बुलंद होने के बाद अब समर्थन में आवाज उठ गई है। सोमवार को 224 रिटायर्ड नौकरशाहों, पूर्व जजेस और बुद्धिजीवियों ने जवाबी चिट्ठी लिखते हुए योगी सरकार के काम की तारीफ की है। साथ ही इस कानून को बनाने पर उनकी पीठ थपथपाई है। चिट्ठी में लिखा गया है, धर्मांतरण कानून के खिलाफ चिट्ठी लिखने वाले लोग राजनीति से प्रेरित हैं। ऐसे लोग एक लोकप्रिय और चुनी हुई सरकार को बदनाम करने में जुटे हैं। इन्हें जब भी मौका मिलता है संसद, चुनाव आयोग से लेकर न्यायपालिका और लोकप्रिय सरकारों की छवि खराब करने का काम करते हैं। यूपी लॉ कमीशन से रिपोर्ट मिलने के बाद ही योगी सरकार ने नया कानून बनाया है। अपनी बात को साबित करने के लिए चिट्ठी के समर्थकों ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। मेरठ की एक घटना का हवाला देकर कहा गया कि एक महिला और उनकी नाबालिग बेटी को मारकर उनके ही घर में दफना दिया गया। सोनभद्र जिले में शादी के बाद इस्लाम धर्म ना कबूल करने पर प्रिया नाम की लड़की की हत्या कर दी गई। ये एक फर्ज होता है हर एक सरकार का कि अगर शिकायतें हों, किसी तरह एक समाज में कुछ कुरीतियां सामने आ रही हैं, बुराइयां सामने आ रही हैं, तो उसके लिए एक कानून बनाया जाए जिससे इसके रोकथाम हो सके। तो इसलिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं है, सिर्फ एक रेगुलेटरी प्रोविज़न है। इसमें जो अशांति सी फैल रही थी कुछ ज़िलों में इन कन्वर्जन्स को लेकर, वो रुक सकती है। कुछ राजनीतिक दल और कुछ विशेष किस्म के बुद्धिजीवी, जिन्हें हम लुटियंस जोन्स के बुद्धिजीवी भी कहते हैं और कभी कभी लिबरल्स भी कहते हैं, ऐसे बुद्धिजीवियों ने कुछ कानून का विरोध किया और अभद्र भाषा के साथ उस पत्र को लिखा, जिसका प्रतिकार हमने किया। इससे पहले 30 दिसंबर को 104 पूर्व नौकरशाहों ने चिट्ठी लिखकर यूपी सरकार के धर्मांतरण कानून का विरोध किया था। चिट्ठी में लिखा गया था, यूपी को कभी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता था, वो अब नफरत, बंटवारा और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बन गया है और शासन की संस्थाएं अब सांप्रदायिक जहर में डूबी हुई है। ये काफी दर्दनाक है। उस चिट्ठी में भी अपने आरोपों को साबित करने के लिए उदाहरण दिए गए। मुरादाबाद में लव जिहाद कानून की वजह से पुलिस ने अपनी मर्जी से मुस्लिम युवक से शादी करने वाली एक महिला को टॉर्चर किया, जिसकी वजह से उसका गर्भपात हो गया। किसी को धोखा देना एक जुर्म है पहले से।
यह जो अधिनियम बनाया गया है, यह बनाया गया है कि अगर कोई ऐसे कोई भी जिसको इंटरफेथ मैरिजेस कहते हैं कि करना चाहता है, पहले वो अनुमति ले। तो ऑब्जेक्शनेबल बात यह है जो हमने कहा है कि किसी की अनुमति लेने की क्या आवश्यकता होगी। अगर आपने वैसे ही कानून का उल्लंघन कर दिया, फ्रॉड किया, तो वैसे ही आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। यूपी में लव जिहाद कानून को लागू हुए 1 महीने से भी ज्यादा बीत चुका है। नए कानून के तहत अब तक 14 केसेस दर्ज हुए हैं, 51 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 49 लोग जेल में हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ और डिबेट को फिर शुरू करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव राय साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एमएच खान साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन बीएसपी के समर्थक रह चुके हैं, इनफैक्ट प्रवक्ता भी रह चुके हैं। खान साहब आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर अनिल शुक्ला पूर्व वाइस चांसलर है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के और कानून के समर्थन में उन्होंने चिट्ठी लिखी है, मतलब जो चिट्ठी लिखने वाले हैं उनमें शामिल हैं। विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर अनिल शुक्ला सर, क्यों लिखी आपने ये चिट्ठी फेवर में कानून के? मैं वजह जानना चाहती हूँ। नहीं, बड़ा स्पष्ट है कि अगर कोई चीज प्लान करके और लोग बरगला करके चीजों को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं तो उसका विरोध होना चाहिए। जैसा कि सबको पता है कि बहुत सारे से हम जिस क्षेत्र से आते हैं वो बड़ा संवेदनशील इलाका है। अगर वहाँ के अखबारों को आप देखिए तो रोज़मर्रा में कई घटनाएं ऐसी दिखाई पड़ती हैं जिसमें लग रहा है कि नियोजित तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार ने जागरूक होकर के दिशा निर्देश बनाए हैं कि अगर कोई प्लान्ड तरीके से किसी को धोखा दे करके किसी को गलत ढंग से उसको बरगलाना चाहता है तो निश्चित रूप से उस पर सरकार की नज़र होना चाहिए। हमें लगता है कि ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। दूसरे प्रदेश सरकारों ने भी इसको अपनाना शुरू किया है और इस कानून के बनने की वजह से निश्चित रूप से बहुत सारी सी जो हमारे भोली भाली बालिकाएं हैं जो दूसरे इस तरीके के प्रलोभनों में बरगलावे में आ करके थोड़े समय के लिए इधर उधर भटकते हैं, प्रोफेसर साहब मैं देखिए जो चिट्ठी आपने लिखी है, यानी 224 लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें से एक आप भी है, उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, लेकिन वैसे ही कुछ उदाहरण जो 104 लोगों ने पहले चिट्ठी लिखी कानून के विरोध में उन्होंने भी दी है। आपको याद होगा वो किस तरीके से एक लड़की का मिसकैरेज हो जाने की खबर आई थी, वो इसी मसले पर आई थी। वीएचपी के कुछ लोग वहां पर पहुंचे थे, जोर जबरदस्ती करके उसे पुलिस के पास ले गए थे और उसके बाद उसका मिसकैरेज हुआ, इस तरीके की खबरें आई। लेकिन राजीव राय जी, ये बात भी सच है जो उदाहरण इन चिट्ठियों में है, 224 लोगों द्वारा लिखी गई चिट्ठियों में, वो उदाहरण भी तो सच है। मैं अभी शो में आने से पहले मैंने गूगल पर सिर्फ टाइप किया कि धर्म और नाम बदलकर शादी करने वाले, बस इतना मैंने लिखा और उसके बाद देखिए धड़ल्ले से खबरें आना शुरू हो गई। अरे भाई, अगर आप किसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो बताकर शादी कर लीजिए, नाम बदलकर लड़की का धर्म बदला कर क्यों शादी करना चाहेगा? और यही तो वो कानून कह रहा है। बस सबसे बड़ी चीज यही है कि जब आप छुपा करके कोशिश करते हैं, जब गलत फहमी में आप रखते हैं। अच्छा, प्रोफेसर शादी के बाद भी अगर लड़की मेरा ये सवाल राजीव राय से है तो आप बंधन लगाते हैं। गौर प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आऊंगी, पहले राजीव राय से जानना चाहती हूँ। राजीव जी, क्या दिक्कत है? जी, प्यार किया है ना, लड़की से प्यार किया है, लड़के से प्यार किया है, उसके खुदा या उसके भगवान से प्यार करने की क्या जरूरत है? लव द गर्ल, लव द मैन, व्हाई गॉड? तो हमने कहाँ कहा कि जरूरत है? हमने तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम साथी हैं, वर्तमान तमाम बड़े बड़े नेता ने किया हुआ है, हम सबका सम्मान करते हैं। इको आ रहा है, इको आ रहा है। एको ठीक करवा देती हूँ मैं, राजीव जी ठीक करवा देती हूँ, आप अपनी बात रखिए। तो हमें कोई एतराज नहीं। कहने का मतलब ये कि कानून हर गलती, जितने आपने गलतियां सुनाई
उन गलतियों के लिए कानून पहले से ही है। आप अभी मर्डर डालिए, बलात्कार डालिए, कुछ भी डालिए गूगल पर, तमाम तरह के उसमें आने लगेंगे। अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ में शादी के मंडप से उठाकर रात भर पुलिस स्टेशन में रखे रहे, और उसकी मोरल पे पुलिसिंग कौन करता है? बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के नेता। आप इसको मानेंगे? जिस समय बहस योगी जी को करना चाहिए कि जितने उत्तर प्रदेश के किसान अगर भूखे हैं बॉर्डर पर या मर रहे हैं या 60 किसान मर गए हैं, उस बात पर बहस होनी चाहिए। उस बात पर कुछ मैं रोज बहस करती हूँ, आप किसान पर बहस मत कीजिए राजीव जी, प्लीज। रूबिका जी आपकी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं, मेरी बात नहीं, मैं कह रही हूँ आज हमें टॉपिक पर रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ये जो धर्मांतरण कानून को लेकर मैं इस पर बात करना चाहती हूँ। योगी जी के इंटेंशन पर बात कर रहा हूँ रूबिका जी, योगी जी के इंटेंशन पर बात कर रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ योगी जी के इंटेंशन पर बात कर रहा हूँ। उनका इंटेंशन सिर्फ इतना है कि मुद्दों से ध्यान लोगों का भटका रहे। उनका इंटेंशन सिर्फ इतना है कि जो बेरोजगारी, अपराध, हत्या, लूट हो रहा है, आज प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन साइकिल पर लाद कर गया, उन पर न हो, इसलिए होना चाहिए। इस मुद्दे के लिए कानून बना हुआ है। दुनिया के देश का कोई ऐसा अपराध नहीं है, आप जो भी गूगल पर करिए सब पे आ जाएगा। 28 नवंबर हमें कोई ऐतराज नहीं है। 28 नवंबर 2020 को बना है, महीना भर हो चुका है। आज आप उस कानून को साइकिल पर ले जा रही वैक्सीन से क्यों जोड़ना चाहेंगे? ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी, तब से लेकर ध्यान भटकाने वाले लोग हैं ना, ध्यान भटकाने वाले लोग हैं। राजीव जी, वो ध्यान भटकाने के लिए क्या जो दो लवर्स है उनको कोई स्क्रिप्ट पढ़ाई जा रही है कि बेटा तू हिंदू, तू मुसलमान, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करो और ऐसा करना कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करवा देना, फिर हम एक कानून लेकर आएंगे कि स्क्रिप्ट तैयार की जाती है? ये तो हो ही रहा है ना। धर्मांतरण की खबरें तो आ ही रही है ना। लड़की से मोहब्बत है तो लड़की से मोहब्बत करो ना, उसका धर्म क्यों परिवर्तित करवाना है? और इसीलिए ये कानून जो है वो लाया गया है। सुधांशु जी, 28 नवंबर, उसके बाद 1 महीना हो चुका लगभग, इनफैक्ट थोड़ा ऊपर, 14 केसेस अब तक सामने आए हैं। महीने भर में 51 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोइंसिडेंटली ये 51 के 51 लोग जो हैं वो एक धर्म से ताल्लुक रखते हैं, मुसलमान हैं। बाकियों की शिकायतों को पुलिस जो है वो दरकिनार कर रही है, ऐसे आप पर आरोप है। देखिए, जिसको आपने कोइंसिडेंटली कहा और राजीव राय जी का कहना था ध्यान, तो उनके ध्यान में मैं उनके संज्ञान में कुछ लाना चाहता हूं। राजीव राय जी, ये लव जिहाद का विषय कोई भाजपा, योगी जी या संघ परिवार की इजाद नहीं। ये केरल में 2005 में केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री, वही जहां एपीएमसी एक्ट लागू नहीं है, जहां किसानों के लिए वो नियम लागू नहीं है जिसके लिए दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, वहां वीएस अच्युतानंदन जी ने सबसे पहले लव जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। केरल के हाईकोर्ट में केरल की एसटीएफ ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें 5000 केसों का हवाला था, जिसके अनुसार यह बताया गया कि ये स्वाभाविक नैसर्गिक प्यार के विषय नहीं थे, ये 1996 में बनी एक योजना का एक अंग था। फिर केरल से कर्नाटक हाईकोर्ट के इसके ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां हैं। अब उत्तर भारत में इसका प्रभाव आया, तो ये अनजाने में ध्यान भटकाने का ये नहीं था। इस पे स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारों की, हमारी सरकार की नहीं। तब केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी। अब जो रूबिका जी ने कहा कि इंसिडेंटली एक जगह क्यों होता और आज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए आज से केवल 7-8 साल पहले जब सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं था, तो किसी का किसी से अफेयर होता था तो मुलाकात बातचीत के द्वारा होता। सामान्यता लोग कहते थे लव एट फर्स्ट साइट, आज बदल गया है लव एट फर्स्ट बाइट, क्योंकि आपको व्यक्ति की ना वास्तविक तस्वीर पता चलती है, ना वास्तविक आइडेंटिटी पता चलती है, और सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें बढ़ते हुए बहुत एक एडवांस स्टेज में जाकर कई बार आदमी अपनी असलियत बताता है। तो अगर आप ईमानदार हैं प्यार में, अरे असलियत के साथ सामने आइए। जो जिसको आपको स्वीकार करना होगा स्वीकार करेगा, नहीं स्वीकार करना होगा नहीं करेगा। परंतु जब आप अपने छल बल से करते तो समस्या है। अब जो रूबिका जी ने कहा कि एक ही मजहब के लोग क्यों पकड़े जा रहे हैं, पहले तो मैं इसका उल्लेख मैंने कर दिया कि जो केरल की एसटीएफ की रिपोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट की रिपोर्टों में देख ले। दूसरा, एक मजहब में एक और समस्या क्या आ जाती है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, कोई व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता, उसको अपनी बीवी से तलाक देना ही पड़ेगा। इस्लाम में कर सकता है। यदि कोई लड़की स्वेच्छा से तैयार हो कि हाँ भाई जरूरत पड़ने पे मैं सेकंड वाइफ भी बन जाऊंगी, कोई समस्या नहीं है। अब उसको लगता अरे ये क्या हो गया, अब तो ये मेरे लिए बड़ी भारी समस्या होगी। अब
तब उसके साथ बहुत सारे अपराध जुड़ जाते हैं। आपने हरियाणा का उदाहरण देखा, मेरठ में लड़की की मां और बेटी दोनों को मार दिया गया था इसी कारण से। इसलिए यहां पर सिर्फ ये कहा गया कि भाई जो करना है पारदर्शिता के साथ करें, कोई समस्या नहीं है। आप छल बल से करेंगे तब समस्या है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि 51 लोग जो पकड़े गए हैं, जो एक ही धर्म से ताल्लुक रखते हैं, यही है जो गड़बड़ी कर रहे हैं? मतलब इसी समाज के लोग और इसी धर्म के लोग ज्यादा गड़बड़ी कर रहे हैं? उसमें केरल एसटीएफ की रिपोर्ट में लिखा है कि उसने बाकायदा 1996 में एक योजना के अनुसार लिखा हुआ था कि हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियां जो मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग की हो, उनको टारगेट करके करना है। मेरी रिपोर्ट नहीं है, केरल एसटीएफ की रिपोर्ट है, केरल हाईकोर्ट में सबमिटेड है, जब केरल में उनकी सरकार। मेरे पास भी कुछ रिपोर्ट्स है और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ। बरेली में एक लड़की जो है, मुस्लिम लड़की है, हिंदू लड़के से प्यार हुआ, दोनों मेरे ख्याल से भाग के, और उन लोगों ने शादी कर ली। और उसके बाद सीओ हैं बेहड़ी यतेंद्र सिंह, उनसे संपर्क किया। परिवार के जो वकील हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि परिवार की सुनवाई नहीं हो रही है। फिर ऐसे, ये तो मैंने एक केस आपको पढ़ के सुना, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मैं ये कह रही हूँ कि कानून बनाने की नीयत बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही धर्म के खिलाफ लगातार वो हो रहा है। रूबिका जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। किसी के मन की शंका का भी हम सम्मान करते हैं, परंतु ये पहली बार हो रहा है क्या? ये बताइए, अगर कोटा होता है तो साहब ये एक धर्म के खिलाफ है, सीए होता है एक धर्म के खिलाफ है। आज से थोड़ी है, कहते हैं साहब गिरफ्तारियां होती हैं तो सबसे ज्यादा एक धर्म के खिलाफ है। और तो और चलिए, कोटा तो हमारे जमाने में आया था, मनमोहन सिंह सरकार ने हटाया। टाडा 80 के दशक में टेररिस्ट एंड एंटी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी एक्ट, जिसमें संजय दत्त जिसमें अंडर हो गए, आया राजीव गांधी की सरकार में, हटा नरसिम्हा राव सरकार में, एक धर्म के खिलाफ था। समस्या क्या है कि एक धर्म के कुछ ठेकेदारों ने एक ऐसी जहनियत बना दी है कि उनको हर चीज एक धर्म के खिलाफ लगने लगती है। छोटी छोटी माइनॉरिटी जो 0.1% की, 1% की, 1.8% की पढ़ाई लिखाई में आगे हैं, प्रॉस्पेरिटी में आगे हैं, बिजनेस में आगे हैं, भारत में बड़े बड़े लीड कर रहे हैं। मतलब हमारा पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जहांगीर भाभा से लेके डॉक्टर कलाम तक चलता है, और पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से लेके मार्शल ऑफ द एयर अर्जन सिंह तक चलते हैं। मतलब मैंने उसकी आर्म फोर्सेस की बात कही। अब एक ही समुदाय को पिछले 40-50 सालों से, जब से 1976 में ये पूरे संविधान के लोकतंत्र का गला घोट के सेकुलर वर्ड डाला गया, उसको समझाया गया है कि भाई तेरे साथ बड़ी बड़ी समस्या हो रही है। तो मजेदार बात ये है कि आधे % 1% और 2% की माइनॉरिटी। सुधांशु त्रिवेदी की बातों में बहुत दम है और ईमानदारी से इस पर आत्ममंथन तो करना ही पड़ेगा। शाहबानों के केस से लेकर ट्रिपल तलाक, सीएए, एनआरसी, सब में ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमान खतरे में? टाडा, पोटा, बस नाम लेते चले जाइए, और ये मतलब हाँ, और कोई काम नहीं है हिंदुस्तान की सरकार को, बस साजिशें ही रच रही है मुसलमानों के खिलाफ, और इसीलिए एक धर्मांतरण कानून आ गया। एमएच खान साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? खान साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, सुन ली, मेरा सवाल सुन लिया होगा आपने अब तक। हेलो, ये दोबारा मैं कह रही हूँ, सारे कानून हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों लगते हैं? नहीं, मैं तो रूबिका जी ये कहता हूँ, नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का है, और मुसलमान लड़का अगर अपना नाम बनाकर प्यार मोहब्बत पता के शादी करता है, तो ये इंसानियत के खिलाफ है और इस्लाम के भी खिलाफ। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि आप अपना भेष बदल के आप उससे शादी कर लें। इस्लाम को स्वीकार करने के लिए उसके कैरेक्टर पे जाना पड़ेगा, उसके चरित्र पे जाना पड़ेगा, और इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर जाना पड़ेगा। अगर उसको पसंद है तो आ जाए, और नहीं पसंद है तो आए, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये कहना कि संविधान के खिलाफ इस बात जाती है कि 18 साल की उम्र के बाद जो बालिग बच्चे हो जाते हैं, वो अपनी मर्जी से अपना धर्म स्वीकार कर सकते हैं, अपने मर्जी से अपना कपड़ा पहन सकते हैं, अपने मर्जी से अपना खाना खा सकते हैं। लेकिन ये कानून सिर्फ इसलिए बना है, अगर ये कानून इसलिए बना है कि हाँ हिंदू मुसलमान दोनों के लिए फायदे हैं, तो इसका स्वागत होना चाहिए।
लेकिन अगर जैसे अभी आपने एक रिपोर्ट बताई, किसी मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है, हिंदुओं को पकड़ा जा रहा है, तो ये एक जनक बात है। इस पर विचार मुझे पता था आप ये सवाल उठाएंगे, मुझे पता था आप ये सवाल उठाएंगे। अब मुझे ये बताइए, मुसलमान के खिलाफ आ रहा है। नहीं, खाली मुसलमान के खिलाफ नहीं है। प्लीज इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है खान साहब। मुझे ये बताइए कि अगर आपके धर्म में कोई शादी करना चाहे तो वो शादी हो जाएगी बगैर धर्म परिवर्तन के? नहीं, मुझे बताइए ना खान साहब। आप और मैं थोड़ा ईमानदारी से अब इस पर बात कर लें। मेरे घर में मेरे भाई को या मेरे कजिन को किसी हिंदू लड़की से मोहब्बत हो जाए तो वो हिंदू लड़की बगैर इस्लाम कबूल किए निकाह में आ जाएगी, निकाह हो जाएगा। और जब तक निकाह नहीं होगा तब तक तो शादी मानी नहीं जाएगी। शादी मानी नहीं जाएंगी तो दोनों साथ नहीं रह पाएंगे। मूलभूत ही गड़बड़ है। चेंजेस तो चाहिए ना। फिर लड़की क्यों बदलेगी? उसे मोहब्बत है तो उसका धर्म क्यों परिवर्तन कर रहा हूं आपसे। आप लोग मान लेंगे? मैं कह रही हूँ खान साहब, आपके घर में ऐसा कुछ हो जाए, आपके रिश्तेदार में आपके बच्चे को, आपके रिश्तेदार को किसी लड़की से, हिंदू लड़की से प्यार हो जाए, सुनिए, और वो कहे कि भाई क्योंकि इस्लाम में निकाह तो हो नहीं सकता क्योंकि लड़की धर्म परिवर्तन नहीं कर रही है, इस्लाम कबूल नहीं कर रही है, तो वो कोर्ट मैरिज करके आ जाए, आप दोनों को अपना लेंगे? उनकी शादी को मान लेंगे? बिल्कुल मान लेना चाहिए, बिल्कुल मान लेना चाहिए, बिल्कुल मान लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये कोई जोर जबरदस्ती का मामला नहीं है। अगर तो जैसे आप मान रहे हैं, वैसे बाकी मुस्लिम फैमिलीज मानेंगी। खान साहब, अपने दिल से पूछिए ना, बाकी मान लेंगे? बाकी मान लेंगे कि कोर्ट मैरिज हो गई है, चलो कोई बात नहीं, लड़के और लड़की को अपना लो। मैं दुनिया भर के लोग। खान साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। नहीं सर, आप इसमें बहुत चीजों की इसमें बहुत चीज, और इसीलिए ये मैंने बहुत सोचा कि ऐसा क्यों है कि 51 जो लोग हैं जो पकड़े जा रहे हैं वो मुसलमान ही हैं। हो सकता है इसमें कहीं त्रुटि हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बगैर त्रुटि के जो यहाँ लिखा है वो बिल्कुल सही है। कुछ कहना चाह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, फिर मुझे ब्रेक लेना, विक्रम जी, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगी। सुधांशु जी, कम शब्दों में। देखिए, खान साहब ने जो कहा ये बहुत अच्छी बात कही, मगर मैं रूबिका जी से बदला हुआ विचार समझूं, बदली हुई मानसिकता समझूं, बदला हुआ वक्त समझूं या बदला हुआ निजाम समझूं? क्योंकि ये वही उत्तर प्रदेश है ना, कुछ साल पहले हिंदू मुस्लिम तो छोड़े, इमराना का फतवा याद है? मतलब इमराना के साथ उसके ससुर ने बलात्कार कर दिया और उसके बाद कह दिया गया, फतवा जारी हो गया कि वो अपने ससुर की बीवी हो गई और अपने पति की मां हो गई, और सब चुप रहे। ना कोई मुस्लिम समाज में से बोला, ना सेक्युलरिज्म का सूरमा बोला। आज अगर इस तरह परिवर्तन आया है खान साहब के विचार में तो मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, इसे बदली सोच कहूं, बदली मानसिकता कहूं, बदला वक्त कहूं या बदला हुआ निजाम, क्या कारण है आप इसमें भी किसी तरह का कोई शक और उसकी गुंजाइश रहती है? खान साहब, इस पर जवाब दीजिएगा। कर पाइए, सीधा आप ही से शुरुआत करते हैं। विक्रम जी, क्या आपको लगता है कि ये जो कानून है ये किसी गलत मंशा से बनाया जा सकता है या बनाया गया होगा? जी, समस्या को कालीन के नीचे खेल देना समस्या का निराकरण नहीं। ये समस्या केवल भारत में नहीं है। अगर आप गूगल पे गई थी, आप देखिए ब्रिटिश गर्ल्स, ग्रूमिंग ऑफ स्वीडिश गर्ल्स, 1600 ब्रिटिश लड़कियों को इस तरीके से वर्गलाया हमारे जो इमिग्रेंट्स थे पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान और अन्य मुल्कों के। अहमद खान साहब का मैं एहतराम करता हूं, काबिल इज्जत है कि उन्होंने साफगोई से अपनी बातें, लेकिन वो दानिशमंद है, वो एक कॉमन बिलीफ और रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन जो हमारे अंदर कमी है, नीयत बहुत अच्छी, कानून बहुत अच्छा, लेकिन जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया, इन्वेस्टिगेशन में जो फ्लॉज आए हैं, इसके ऊपर सुधांशु त्रिवेदी से मेरा परामर्श होगा कि जो त्रुटियां आई है तफ्तीश में, इसके ऊपर गौर करें। बेहतर होता है कि जैसे ब्रिटिश पुलिस ने अपने यहाँ के सभी एक मुलजिमान की फोटो, उनके मोडस ऑपरेंडाई, उनकी फंडिंग, सबके ऊपर गूगल के ऊपर उन्होंने ये डाल दिया है वेबसाइट के ऊपर। वो भी जरूरी है कि हमारे यहाँ कोई फंडिंग, मोहित अग्रवाल आईजी कानपुर की जो रिपोर्ट है उसका खुलासा करें। मैंने खुद मोहित से बात की कि 4 लड़के ऐसे हैं
जिन्होंने एक गिरोह बना करके, वहां कोई बाहर की फंडिंग नहीं आई, लेकिन एक गिरोह बना करके एक सोची समझी सुनियोजित तरीके से उन्होंने 4 हिंदू लड़कियों को वर्गला करके बाकी जो 14 केसेस में से 4 तो गिरोह के सामने आए और इसी तरीके से बाकी गए। और अगर कोई कानून बनता है जिसमें धोखा, जबरदस्ती, वर्गलाना और धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना, धमकी देके, तो कानून तो जरूरी है ही है। दहेज के संबंध में भी कानून आईपीसी में थे। इसके अलावा अनुसूचित जात जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बना, दहेज उन्मूलन अधिनियम बना। इसीलिए अगर लव जिहाद एपिडेमिक यानी महामारी की तरह अगर फैल रहा है तो उसके निराकरण के लिए शासन को व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन 2 बातों की सावधानी बरतते हुए आखिरी की पुलिस अपनी विवेचना में एक निष्पक्षता प्रदर्शित करे। दूसरी, अगर कहीं त्रुटि हुई है तो जो जिन्होंने त्रुटि की है उनको दंडित करे। तीसरी चीज, जो भी शिकायतें आई हैं उनका लेखा जोखा सार्वजनिक करे और जो विवेचना हुई है उसका भी लेखा जोखा सार्वजनिक करे, क्योंकि ये बिल्कुल अंधकार में तीर चलाने का ये केस नहीं है, संवेदनशील मामला है और जनता और जानना चाहता है। मैं इस पर आपका भी एक रिएक्शन चाहूंगी और उसके बाद जो हमारे साथी राजीव राय बैठे हुए हैं उनका भी। सर, ये मैं ये कह रही हूँ, कानून है, पुलिस का मसला है, सिस्टम का मसला है। ये वीएचपी वाले काहे पुलिस बने घूम रहे हैं? इनको क्या करना है? ये क्यों धार्मिक डंडा लेकर इधर उधर घूम रहे हैं? देखिए, जब ये बिल्कुल सही बात है जो विक्रम सिंह जी ने कही, ये विषय पूर्णतः सरकार का है, कानून का है और प्रशासनिक व्यवस्था की देखने की बात। हाँ, इसमें अगर कोई बोलने लगता है तो मैं मानता हूँ कि उनका बोलने का लोकल स्टैंडिंग नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भावनात्मक मुद्दे उभार दिए जाते हैं, तो दोनों तरफ से कई लोग ऐसे हैं जिनको कि इसमें कोई उनका सीधा संबंध नहीं बनता, परंतु फिर भी बोले जाने लगते हैं। ऐसा आपने कई बार देखा होगा। इसलिए मैं मानता हूं कि उनका कानूनन कोई अधिकार नहीं बनता है। हाँ, एक बात मैं और जरूर कहना चाहूंगा, जैसा कि इन्होंने कहा कि विक्रम सिंह साहब ने, कि यह भी देखना चाहिए कि अगर किसी प्रकार की कहीं कोई त्रुटि है, कोई ऐसी चीज लग रही है, तो सरकार खुले दिल से उस विषय के ऊपर स्पष्टीकरण, निराकरण और सब कुछ करने के लिए तैयार है। सरकार में अपनी तरफ से इस विषय को लेकर किसी प्रकार का आग्रह, पूर्वाग्रह नहीं है। हाँ, मगर एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, अगर इतना ही हो गया होता, जैसे शादी होती है, निकाह होता है, तो काजी के पास जाकर करते ना। अगर केवल काजी ईमानदारी से पूछ देता कि भाई तुमने ये तो सारी चीज राजी खुशी है ना, तो बहुत आसान हो जाता। जैसे मैं रूबिका की उदाहरण देना चाहता हूँ, IAS की सबसे कम गतिविधियां भारत में है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि भारत सरकार नजर रखती है साइबर एक्टिविटीज पर, और कई जगहों पे बड़े सकारात्मक संकेत मिले। अगर कोई लड़का या लड़की बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है तो ऐसी वेबसाइट से जो ISIS से जुड़ी हुई है, तो अक्सर उसके माँ बाप को बताया जाता है। अगर माँ बाप से समाधान नहीं निकला, कई मौकों पर मुस्लिम मौलवियों और काजियों से भी संपर्क किया गया उस इलाके से, और उससे भी सफलता मिली उन लोगों को वहां से डिस्ट्रैक्ट करने। तो मैं ये कहता हूं कि समाज के अंदर भी ऐसे मैकेनिज्म है कि अगर ईमानदारी से उसका प्रयोग किया जाए, परिवार, समाज और अन्य। नहीं, मैं समझ गई सुधांशु जी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये जो 104 हैं जो चिट्ठी लिख रहे हैं, जिनको बड़ा दुख हो रहा है, जिनको बड़ी तकलीफ हो रही है, और मेरे ख्याल से ये तकलीफ उनको 2014 से हो रही है, और ये नाम हर चिट्ठी में, हर अवार्ड वापसी में कैसे आ जाते हैं मेरे तो समझ में नहीं आता है। निरुपमा राव हो जाए, शिवशंकर मेनन हो जाए, या वजातुल्ला हबीबुल्ला हो जाए, क्यों बार बार रह कर इतने पढ़े लिखे लोग इस तरीके से, जो कानून है जो सीधे तौर पर कह रहा है कि भाई किसी को भी यहाँ पर सबको एक समान रूप से देखा जाएगा, कानून थोड़ी देखता है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, क्यों इस एजेंडे के लिए लगातार काम किया जा रहा है? अब मैं इस बहस को यहां पर लेना, जो 224 लोगों ने लिखी है कानून के फेवर में, लव जिहाद कानून। कौन सा कानून? कहने को लव जिहाद है, लेकिन ये कानून ये कहता है कि अगर आपको अपने पार्टनर से मोहब्बत है, सामने वाले से मोहब्बत है, शादी कीजिए। लव मैरिज की किसी ने कोई मनाही नहीं की है, लेकिन उस प्यार की आड़ में धर्म के परिवर्तन की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अब वो धर्म कोई सा भी हो सकता है, वो इस्लाम हो, वो सनातन हो, वो सिखिज्म हो, वो कुछ भी हो। अगर आप प्यार करते हैं तो शादी कर लीजिए, लेकिन शादी के चक्कर में धर्म का परिवर्तन नहीं करवाएंगे। राजीव राय जी, मुझे ये बताइए, ये डेटा क्यों नहीं दिखाई देते हैं जब चिट्ठी लिखी जाती है? जैसे 19 साल की एक एकता, जिसे लोहिया गांव में मार दिया गया था, क्यों मार दिया गया था? क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया था, इस्लाम मानने से मना कर दिया था। ऐसे बहुत सारे और मेरे पास नाम है,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसी पर जरा मैं फोकस करके आपसे ये सवाल पूछूं। सोनभद्र में भी ऐसा ही हुआ था। आप उत्तर प्रदेश के जितने भी अलग अलग जिलों के नाम ले लीजिए, वहां से एक ना एक ऐसा केस जरूर आया होगा। लड़की को लड़के से मोहब्बत हुई, धर्म परिवर्तन नहीं किया तो मार डाला। तो कानून तो चाहिए ना सर। राजीव जी। रूबिका जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं अगर आपकी इजाज़त हो, और अन्यथा न लिया जाए, क्योंकि कभी मैं ज़िंदगी में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं। आप खान साहब से कुछ सवाल पूछ रही थी कि अगर आपके घर में कोई शादी कर ले या आपके परिवार का कजिन भाई शादी कर ले तो आप मानेंगे? क्यों नहीं मानते हैं? हम तो उनको मानते हैं, इतना मानते हैं, इतना सम्मान देते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर, सांसद, गवर्नर हो जाते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? जरूरी थोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के आप नेता कार्यकर्ता रहेंगे तभी माना जाएगा, गरीब को नहीं माना जाएगा। अच्छे और बुरे हर जगह होते हैं, हार्ड कोर, सॉफ्ट कोर, न्यूट्रल लोग हर समुदाय में होते हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं। रूबिका जी, एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी कम्युनिटी के ना लगातार अगर उसको मन में या सुरक्षा की भावना करेंगे, आप उसको ये टारगेट करके ये एहसास कराने की कोशिश करेंगे कि तुम हमेशा रडार पर हो, तो ऐसे लोग देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा इस तरह से बन जाते हैं कि वो देशद्रोही ताकतों के, देश विरोधी ताकतों के सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। आसान हो जाता है उनको बरगलाना, आसान हो जाता है उनको अपने फोल्ड में ले जाना। राजीव जी, ये बताइए, नहीं ये बताइए मुझे कि मुसलमान कौम खुद मुख्तार क्यों ना हो? आपके बैसाखियों की क्यों जरूरत है? नहीं, मुझे ये बताइए ना राजीव जी, आपके बैसाखियों की क्यों जरूरत है कि कौम डरी हुई है? कौन डरा रहा है कौम को? अरे इस धर्म को मानने वालों को कौन डरा रहा है? मैं कहती हूँ ये चिट्ठी लिखने वाले डरा रहे हैं। जिम्मेदारी बनती है। राजीव जी को आवाज मेरी नहीं आ रही या फिर सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? मैं बहुत क्लियर हूँ सर, कौन डरा रहा है आप मुझे बताइए ना, कौन डरा रहा है? इस तरह कहीं गलत होता है, आप कौन डरा रहा है? कहीं धोखा दिया जाता है, कहीं कुछ किया जाता है तो कार्रवाई करिए, कौन रोकता है? कौन डरा रहा है? किसमें असुरक्षा की भावना है? ऑडियो चला गया। कौन डरा रहा है? किसमें असुरक्षा की भावना है? प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकेंड प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर शुक्ला, हर बार यही होता है, एक धर्म को बेचारा बना दो, एक धर्म को डरा हुआ बता दो, एक धर्म मानने वालों को आप ये कह दो कि हाय सारा कानून देखो तुम्हारे ही खिलाफ बन रहा है। सीए में भी यही हुआ, टाडा में भी यही हुआ, ट्रिपल तलाक में महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनाने की वकालत हो रही थी, उसमें भी यही कह रहे थे कि धर्म में इंटरफेरेंस है। क्या है खान साहब, और आपको क्यों चाहिए किसी की बैसाखी? मैं तो देखिए, आपने एक सवाल किया था कि अगर हिंदू लड़का हो या मुस्लिम लड़की हो या इस तरह के शादी कर लिया तो मान्यता मान ली जाएगी। तो देखिए, ये प्यार मोहब्बत का मामला है, इसमें कानून विधान इजाजत देता है कि उसकी शादी मान ली जाए। अब रहा सवाल इस्लाम धर्म स्वीकार करने का, इस्लाम धर्म स्वीकार तभी करता है आदमी जब उसके आचरण को देखता है, उसके संविधान को लिखता है, उसके सारी चीजों को पढ़ लेता है। जब संविधान इजाजत देता है, आज शाहनवाज हुसैन साहब है, आपके भारतीय जनता पार्टी। अरे खान साहब छोड़िए ना, आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे बहुत ईमानदारी से एक बात बताइए खान साहब, बताइए ना मुझे एक बात बताइए, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, मैं दोबारा उस बात पर आती हूँ, ऐसा क्यों है कि नाम बदलकर शादी करने और धोखे की, अगर मैं ये एक सेंटेंस डालती हूँ बहुत सारी खबरें आती है। मुझे एक नाम बता दीजिए जिसमें एक हिंदू लड़का हो और जिसने अपने आप को मुसलमान बनाकर लड़की फंसाने की कोशिश की हो। एक नाम आप मुझे बता दीजिए। ऐसा क्यों होता है कि एक मुस्लिम लड़का ही अपने नाम का परिवर्तन करके अपने धर्म को छुपाकर और शादी करने की कोशिश कर रहा है? क्यों? गलत है, मैं कह रहा हूँ, आपको बार बार कह रहा हूँ ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ भी गलत है और इस्लाम के खिलाफ भी गलत है। कितनी बार आपको कहूंगा, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, इसका 420 का मुकदमा चलना चाहिए। तो मतलब कानून ठीक है ना, आप धर्मांतरण कानून के खिलाफ नहीं है ना? अगर कोई नाम बदल करके प्यार करके और लव जिहाद करता है तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर ऐसी हरकतें करता है तो वो उसको जेल में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए जेल में उसको। तो इस्लाम भी इजाजत नहीं देता उसको कि आप नाम बदल दीजिए और लड़की को फंसा लीजिए और शादी करके फिर कहिए धर्म करो।
ये इंसान के राजीव इंसानियत जी, के खिलाफ आप है। जवाब दीजिए। आप ये जिस धर्म धर्म के के भी लिए खिलाफ बोल है। रहे थे, जिस ये जिस कानून धर्म के के भी लिए खिलाफ बड़ा है। दुखी हो रहे थे, किसी अब यहाँ की- बैठकर किसी जो आप वो न दिखने वाले आंसू बहा रहे थे, मैं दुखी, मुझे आप लगता है रूबिका खान साहब जी, उसी धर्म रूबिका को जी, मानने वाले हैं। प्लीज प्लीज रूबिका जी प्लीज, आप मेरे मुंह मेरे शब्दों को, क्योंकि मेरी आवाज कट गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या बोले, मैं नहीं सुन पा रहा था। मैं कभी किसी के लिए गलत काम के लिए आंसू बहाने वालों में से नहीं हूं। मेरी अपनी अलग पहचान है, राजनीति रहे या न रहे, सीधी सी बात है। मैं ये कह रहा था, मैं जो बड़ी परिप्रेक्ष्य में कह रहा था, आपने एक सवाल खान साहब से पूछा था, फिर नहीं, आप मुझे नहीं सुन पाए। मैं आपको सवाल क्या पूछ रही थी? आपकी आवाज आ रही है राजीव जी? आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपसे एक बहुत सीधा सवाल पूछ रही थी। मैं ये कह रही थी कि आप राजीव राय जी कौन होते हैं? मैं कहती हूँ कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई कौन होता है बैसाखी बनने वाला मुसलमानों की? क्यों उसको बार बार डराया जाता है कि भाई मैं नहीं रहूंगा तो तेरा कुछ नहीं हो पाएगा? क्यों? कि कौन डालता है असुरक्षा की भावना? रूबिका जी, ये भारतीय जनता पार्टी कौन होती है हिंदुओं को डराने वाले कि आपको इस्लाम से खतरा है, आपको मुसलमानों से खतरा है? 5000 साल में हिंदुओं को खतरा नहीं हुआ, इनके आते ही खतरा हो गया हिंदुवादी सरकार का। मैं तो आपसे एक सवाल पूछा, विक्रम सिंह साहब बैठे हैं, जवाब दे दे कि कभी इन्होंने असहाय महसूस किया होगा? मुझे तो नहीं लगता इन्होंने असहाय महसूस किया होता है। जब आप सत्ता में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, तो हिंदू खतरे में हो जाता है। हिंदुओं को कभी खतरा नहीं थी। खतरा पैदा करना, असुरक्षा पैदा करना, नफरत पैदा करना, इनका दुकान चलती है, इनकी दुकान चलती है। मेरा सीधी सी बात होती है, गलत कोई भी करे, हिंदू करे, मुसलमान करे, कानून के हिसाब से कार्रवाई करिए ना, कार्रवाई करिए। कौन आपको रोका है? हिंदू खतरे में इस देश में, रोज हिंदू खतरे में, मुसलमान आबादी बढ़ा रहे हैं, मुसलमान ये कर रहे हैं। अरे तुम्हारे जैसे सरकार आ गई तो हिंदू खतरे में हो गए। हिंदू कभी खतरे में इस देश में नहीं रहेंगे। आप नहीं थे तब भी खतरे में नहीं थे, जब आप अंग्रेजों के साथ थे तभी तो हिंदू खतरे में नहीं थे, और कल आप नहीं रहेंगे तब भी हिंदू खतरे में नहीं रहेंगे। सुधांशु जी, मैं बोल सकता हूँ। देखिए, पहली बात तो राजीव राय जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा 5000 साल से खतरे में नहीं था। जनाब, 5000 साल पहले आपको पता है? अरे जनाब, अफगानिस्तान और कैस्पियन सी से लेकर इंडोनेशिया तक थे। आज आप 1/10 नहीं रह गए। और सन 47 से पहले आप बता दो, हम 1921 को बात करिए, 2021 को बैठे। अगर 2 साल पहले चले जाए, 1919 में रशिया नहीं बना था। जब आप अंग्रेजों के साथ थे, 47 से पहले जब आप अंग्रेजों के साथ तो हकीकत बोलने मत बोलिए ना, आप मत बोलिए, आप इतिहास की बातें मत करिए। आपका इतिहास बहुत घिनौना है, आपका इतिहास बहुत घिनौना है, मत बात करिए। आप अंग्रेजों के साथ थे तभी। आपको देश के बारे में क्या चिंता थी? आपको उस समय देश के बारे में क्या चिंता थी? आपको देश के बारे में कोई चिंता नहीं थी। पूरी जिम्मेदारी माफी मांगे, दलाली करे, मुखबरी करे। आपका पूरा सोच उतना में था, आपका सोच इतना था कि पेंशन पर जेल से पेंशन मिलता था ना, पेंशन पर था। हिंदुओं के आप कब से हिंदुस्तान के हिंदुओं के तैसी हो गए? राजीव जी सुनिए, राजीव जी बात तो सुनिए। आपके बीच में किसी ने टोका टोकी नहीं की। अब आप बहुत कायदे से आपको सुना गया। अब आप सुन लीजिए, वो काउंटर करना चाह रहे हैं। केवल शांति से जवाब दे रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, सन 47 में देश आजाद हुआ और विभाजन हुआ। दर्जनों मुस्लिम रियासतें थी, किसी के मन में कोई खौफ होना नहीं चाहिए था। मगर हमारी शिक्षा अलग होनी चाहिए। तब तो भाजपा नहीं थी, ये हमने खुलवाए। उसके बाद इंदिरा जी के जमाने में और डर बैठ गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ होना चाहिए। भैया, न सिखों के मन में डर था, न जैनियों के मन में, पार्टियों के मन में, यहूदियों के मन में। चलो भैया, राजीव गांधी के जमाने में और डर बैठ गया, तो शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलटवा देना चाहिए। हम नरसिम्हा राव के समय में अरे टाटा पलटवा दो, और डर बैठ गया। और जब इनकी सरकार आई मनमोहन सिंह की, इन्होंने कहा कोटा भी पलटवा दो, हिंदू आतंकवाद हो रहा है। ये किसने भरा है दिमाग? हमने या सेकुलरिज्म के सूरमाओं ने? और जो बात आप रूबिका जी आपने कही, ये जो लोग 104 लोग चिट्ठी लिखे हैं ना, इनके लिए जानते हैं क्या है? आपको याद है पुरानी फिल्म थी रुदाली, जिसमें राजस्थान में, आपका भी राजस्थान से ताल्लुक है, कुछ औरतें होती हैं जिनको प्रोफेशनली बुलाया जाता था रोल के, उसको उस घर से गम से मतलब नहीं है, पर उनका काम है आखिर होना, उनका हित साधन होता है। अब हम लोग यहाँ शादियां होती है तो नाचने के लिए भी मंगाए जाते हैं। इसी नोट पर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? क्योंकि ये जो कहेंगे
उसको वाकई एक बहुत बड़ा सेक्शन मानने को तैयार हो जाएगा। और शुक्र इस बात का है कि बाकी बड़ा सेक्शन इस बात को अच्छे से समझ गया है कि इनका खेल क्या है। हमारे साथ प्रोफेसर अनिल शुक्ला, पूर्व वीसीए रोहेलखंड यूनिवर्सिटी के, कानून के समर्थन में उन्होंने चिट्ठी लिखी है। सर, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि ये जो लगातार 2014 से चिट्ठी लिखते आ रहे हैं, ये एक किस्म की गैंग है जो हर जगह काम करती है, इस गैंग का जवाब चिट्ठी से ही दिया जा सकता है? कोई और तरीका है? मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ये गैंग 2014 से ही ज़्यादा काम क्यों कर रहा है। उससे पहले भी नियम कानून बनते थे, तब न अवार्ड वापसी होती थी, तब न इस तरीके के पत्र लिखे जाते थे। निश्चित रूप से जागरूकता फैलाने के लिए बुद्धिजीवियों को आगे आना पड़ेगा और जो भ्रम समाज में फैलाया जा रहा है उसको दूर करने के लिए अगर लोग चुप रहेंगे तो ये बीमारी और बीभत्स रूप लेगी। और मेरा मानना था सोचा कि ये चिट्ठी कि आपने हमें लिखी है, इसे केवल धर्म केवल इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक सामाजिक बुराई है, ये सीधा साधा धोखा है। ये किसी धर्म के साथ हो, किसी जाति के साथ हो, लड़के के साथ हो, लड़की के साथ हो। अगर आज आप सोशल मीडिया पर देखिएगा तो बहुत सारी सी लड़कियां भी अपनी आइडेंटिटी छुपा करके इस चीज को प्रमोट करती हैं। तो जहां पर धोखा है वहां पर निश्चित रूप से उसको नियंत्रित करने के लिए कानून होना चाहिए, जागरूकता फैलाई जानी चाहिए और लोगों तक ये संदेश स्पष्ट रूप से जाना चाहिए कि देश सर्वोपरि है। समाज को समाज को तोड़ने के लिए विक्रम जी, अगर कोई प्रयास करता है तो बात इसी पर आ जाती है कि ऐसा क्यों है कि फिर एक धर्म विशेष को ये लगने लगता है कि ये तो हमें टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। विक्रम जी, आपसे ज्यादा साफ वो इस वक्त मेरे पास ऐसा वक्ता नहीं है, आप मुझे बताइए ऐसा क्यों लगता है? पकड़ में भी मुसलमान ही क्यों आ रहे हैं? परसेप्शन बनाया जाता है। ये 104 जो विद्वान लेखक थे इन्होंने इस प्रकार की अवधारणा बनाई, लेकिन हमारी तरफ से भी ये कानून व्यवस्था की भी ये त्रुटि है कि अगर कोई काम करे तो उतना ही पारदर्शी रहे जिससे कि सबको सर्वत्र ज्ञान हो कि हमने किसको पकड़ा, किसको छोड़ा, कहाँ त्रुटि की तो क्या दंडात्मक कार्रवाई की। ये श्वेत पत्र अभी सरकार की तरफ से नहीं आया है। संवेदनशील प्रकरणों में पहले आपको अपनी साखगोई से, क्योंकि विश्वसनीयता बनने में दशकों लग जाते, बिगड़ने में 10 केस अगर बिगड़ गए तो कानून कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसकी चूचू न सिर्फ भारत में होगी बल्कि विश्व भर में होगी। आपने बिल्कुल सही कहा, अवधारणा बनाने के उद्देश्य से इन 104 विद्वान लेखकों ने, संवाददाताओं ने ये पत्र लिखा है और हम उनके ट्रैप में फंस जाएंगे अगर हम इसका साफ गोई से एक एक केस की समीक्षा करके सबके समक्ष प्रस्तुत न कर दें। कितना अच्छा होता कहते थे इतने केस है। विक्रम जी ठीक है, खान साहब ये बात सच नहीं है कि ये सब क्या है, ये लोग आपस एक ने चिट्ठी लिखी होगी और बाकियों ने सिग्नेचर कर लिए होंगे। ये जो 104 लोग हैं ये कितनी दफा गए होंगे थानों में, कितनी दफा गए होंगे लोगों से बातचीत करने? बस कोई कानून आ जाना चाहिए, कोई नई योजना आ जानी चाहिए। मुझे लगता है ये कलम वलम लेकर बैठते हैं, खटाखट चलो चिट्ठी लिख दो। पूरा इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा कि लो भाई मैंने तैयारी शुरू कर दी है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आपकी बात रखता हूँ कि इनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे पता कर सकें कि कौन क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। सरकार के पक्ष में कुछ खड़े होते हैं, कुछ सरकार के खिलाफ खड़े जाते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो जनता के हित में बातें होती हैं, जो जनता के बरगलाने वालों के खिलाफ बातें होती हैं, उसके पर कानून आता है। 384 नहीं आया। बात आपने की तो मैं प्रोफेसर साहब से पूछ ही लेती हूँ। प्रोफेसर साहब, जो खान साहब कह रहे हैं कि भाई कुछ सरकार के खिलाफ होते हैं, कुछ सरकार के फेवर में होते हैं, तो आपके यहाँ योगी जी के ऑफिस से फोन आया था कि चलो भाई चिट्ठी लिखो और साइन करके भेजो मेरे फेवर में? देखिएगा, कोई सरकार के सपोर्ट में है ऐसा कहना बात नहीं है, बल्कि जो नियम कानून आया है उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण होना चाहिए। अगर
कोई बात ऐसी आती है जो समाज को तोड़ने वाली है तो निश्चित रूप से उसके बारे में बोलना चाहिए, लेकिन अगर कोई समाज की कमी को दूर करने के लिए अच्छा कानून बनाया गया है तो उसके बारे में खुल करके बोलना भी चाहिए, क्योंकि चुप रहना भी एक बहुत बड़ा एक तरीके से अपराध ही है। अगर सब लोग आवाज नहीं आ रही, रुक जाइए। खान साहब वो ये कह रहे हैं कि अगर कानून कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए भी कहना अच्छी बात है, वो सरकार के फेवर में नहीं, वो कानून के फेवर में अपनी राय रख रहे हैं। खान साहब रखिए अपनी बात। मैं कह रहा हूं चिट्ठी पहले भी लिखी जा सकती थी कि सरकार ऐसा कानून ले आए, क्योंकि समाज में हम ये चीजें देख रहे हैं जो गंदी चीजें हो रही हैं, तो सरकार इसके फेवर में कानून ले आया। क्यों नहीं चिट्ठी लिखा इन्होंने पहले कानून ले आया जाए? ये तो तब बोल रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं जब कानून आ गया। कोई महत्व नहीं इसका है, कोई मतलब नहीं इसका है। अब तो जो कानून आ गया है उसको कानून को पालन करना पड़ेगा, चाहे मुसलमान हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो। जो चीजें अपराध आप समाज में देख रहे हैं उस चीज को हमें लगता है कि अगर क्यों नहीं कर रहे थे भाई पहले अगर आप पुराने अखबार उठा करके देखें, मैगजीन उठा करके देखें, डिस्कशन ग्रुप देखें, तो इस मुद्दे पर बहुत बार बातचीत हुई है। बहुत सारे लोगों ने अपेक्षा की है कि कुछ ऐसा फ्रेमवर्क बनना चाहिए जिससे ये समाज में जो बुराई फैली है इससे मुक्ति मिल सके। ये कहना कि खाली इस पर डिस्कशन, खाली एक कानून आने के बाद हो रहा है, ये बहुत उचित नहीं है। हमें लगता है लंबे समय से इस बात पर वार्ता हो रही है, बकायदा एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी, उसके आधार पर कानून बनाया। खान साहब इतना तो आपको भी पता होना चाहिए। और चिट्ठियां लिख लेने से क्या कानून बन और बिगड़ जाते हैं? ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब उन लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर वो चिट्ठियां लिखेंगे तो उनसे डबल संख्या में चिट्ठी लिखने वाले बैठे हैं। तो अब ये खेल नहीं चल सकता है ज्यादा लंबा। बात इस देश की लोकतंत्र की और कानून की, और देश कानून से चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रिटेन के जो पीएम है बोरिस जॉनसन, उनका भारत दौरा रद्द हो गया है। जॉनसन इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारत नहीं आएंगे। वो भारत आने वाले थे, उनको इन्विटेशन गया था। ब्रिटेन में कोरोना की वजह से लॉकडाउन जो लगा है उसके चलते बोरिस जॉनसन अब ये दौरा नहीं कर पाएंगे। आज सुबह उन्होंने पीएम मोदी को फोन किया, फोन पर बात करके ये बताया कि दौरा रद्द करने के अलावा और कोई हमारे पास चारा नहीं है, और इसके लिए बकायदा उन्होंने खेद भी जताया है। तो अब बड़ी खबर यह है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत नहीं आने वाले हैं। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए उनको बकायदा हिंदुस्तान की तरफ से इन्विटेशन भेजा गया था, लेकिन वहां लॉकडाउन है कोरोना के चलते और इसीलिए प्लान्स कैंसिल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।